हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 है इंडस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? इट स्टार्टेड its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machine. This paper found its way to press, where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो पेपर जिसमें हम लिखते हैं उस वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो पेड़ है उसको काटते हैं, काटने के बाद उसका पल्प बनाया जाता है। उस वुड पल्प को फिर केमिकल के साथ में मिक्स करके फिर पेपर मशीन में डाल के पेपर बनाया जाता है। अब उस पेपर में इंक के जरिए उसमें प्रिंट किया जाता है, लाइन बनाया जाता है, लाइन जो है प्रिंट किया जाता है। फिर वो सारे जो पेजेस हैं उनको एक नोटबुक के फॉर्म में बाउंड किया जाता है, पैक करके फिर सीधा सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर फाइनली वो जो चीज़ है वो आपके हाथ तक पहुंचता है। ये चीज़ इस पैराग्राफ में कहा। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into notebook. This represent the two stage of manufacturing process. मतलब यहाँ पे ना सेकेंडरी एक्टिविटी बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बता रहा है कि जो रॉ मटेरियल था उसको कैसे एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया गया, उसको और कैसे उस रॉ मटेरियल को वैल्यू दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो रॉ प्रोडक्ट है वो कैसे मोर वैल्यू देगा लोगों को, इस तरह का उसको बनाया गया। किसका इस्तेमाल करके? जो भी मशीन है उन सब का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इसे हम कौन सी एक्टिविटी कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट मेड फ्रॉम। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल रहता है ना उसको इस तरीके से फिनिक्स प्रोडक्ट में बनाया जाता है कि वो और मोर वैल्यू हो जाए, है ना, उसका इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज जो है ये वही स्टेज है जो किसी भी रॉ मटेरियल को वैल्यू प्रदान करता है। ठीक है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। Thus, we have iron and steel industries, coal mining industry and tourism industry. तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे आप कोई सामान बना रहे हैं या कुछ मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, है ना, स्टील इंडस्ट्री जो कि स्टील बना रहा है। कोल माइनिंग क्या होता है? जो कोल है उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है। और टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो क्या है? वो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस दे रही है, लोगों को एंटरटेनमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? इंडस्ट्रीज है ना। एक तरह से ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक, जहाँ से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? इंडस्ट्रीज हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। तो इन तीनों बेसिस पे हम जो इंडस्ट्रीज है उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रीज है ना, मे बी एग्रो बेस्ड हो सकता है या फिर मिनरल बेस्ड हो सकता है या मेराइन बेस्ड हो सकता है, फॉर तो जो रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है ना, जो इंडस्ट्री जिस भी रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहा है ना, एग्रो बेस्ड है तो वो क्या बोलते हैं, जो भी प्लांट है, एनिमल है, उसके जो रॉ मटेरियल उसको लेगा। मिनरल्स जो है
वो जो भी मिनरल ओर है वो रॉ मटेरियल के तौर पे लेगा, और जो मेराइन बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के तौर पे क्या लेगा, जैसे कि यह है आपका क्या चीज़ है, सी फूड हो गया, है ना, फिश ऑयल हो गया, ये सारा क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे लेगा, ठीक है। मतलब सी फूड लेगा, नहीं सॉरी, जो भी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रहा है कि जो समुद्र से जो सी और ओशियन से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, उसका इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि सी फूड है ना, या फिर जो फिश ऑयल है ना, वो मछलियों से निकलता है, तो ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो क्या है, जो कि फॉरेस्ट से, जंगल से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, है ना, जैसे कि लकड़ी वकड़ी हो गया, पल्प हो गया, तो उससे क्या बनाया जा रहा है, पेपर बनाया जा रहा है ना। उसके बाद वहाँ से जड़ी बूटी निकल रहा है तो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रहा है, लकड़ी है तो फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सब बनाया जा रहा है। तो ये हो गया कौन सा इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो यहाँ पे डिफाइन किया गया इंडस्ट्रीज को, तो ये कौन कौन सा है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। अब साइज के बेसिस पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। साइज का मतलब ये है कि कितना पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, और कितने सारे लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, है ना, और प्रोडक्शन जो भी चीज़ वहाँ पे बनाया जा रहा है उसका कितना वॉल्यूम है ना, कितना ज़्यादा, कितना सारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे साइज के बेसिस में, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, तो इसमें दो तरह का है, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, वो इंडस्ट्रीज जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं हाथों से, है ना, आर्टिस्ट द्वारा, ठीक है, जैसे कि बास्केट बनाना, ठीक है, टोकरी बनाना या हैंडीक्राफ्ट का कोई भी जो सामान है वो सब बनाना, ये सारे क्या है, होम बेस्ड हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है। फिर है ना, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो कैपिटल लगता है, जो पैसा लगता है वो कम लगता है, टेक्नोलॉजी भी कम इस्तेमाल होता है कंपेयर टू जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है उसके कंपेयर में, ठीक है। और देखा जाए तो जब पैसा कम लग रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कम ही होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपेयर में, ठीक है। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे वही कहा कि हायर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना, ये सारा क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, है ना। लेकिन जो ऑटोमोबाइल है, हैवी मशीनरी है, ये क्या है, मतलब जो जहाँ पे ऑटोमोबाइल बन रहा है या हैवी मशीनरी बनाया जा रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है, बड़े बड़े मशीनरीज लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कैसे जानेंगे, तो इसमें जो है इंडस्ट्रीज क्लासीफाइड है प्राइवेट सेक्टर में, और है आपका स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, फिर है जॉइंट सेक्टर और एक है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसको एक एक करके जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, इसे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, कोई अकेला आदमी या कुछ लोगों का ग्रुप इस इंडस्ट्रीज को चला रहा है, तो इसे हम कह दिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है, जो कि सरकार चला रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये हो गया आपका कौन सा सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। फिर आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर जो है ये क्या बोलते हैं, राज्य और या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा मिल के चलाया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। जॉइंट सेक्टर आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इनके द्वारा मिल के चलाया जा रहा है, तो इसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का। फिर है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, इसे कोऑपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो जिसे चला रहा है, कौन चला रहा है, किसान लोग, ठीक है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, है ना, जैसे कि या जो वर्कर हैं या रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो प्रोड्यूसर हो, सप्लायर्स हो, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, ये सारे मिलके चलाते हैं, तो उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर वेंचर है, मतलब जो दूध जमा कर रहे हैं वो भी इस सेक्टर को चला, मतलब उस इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, है ना, जो दूध पैदावार कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्रीज को मिलकर चला रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज।
मतलब जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, वही मिलके उस इंडस्ट्री को चलाते, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब क्या क्या फैक्टर है जो कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए जरूरी है ना, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसको देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे, एक एक को इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की सब जरूरत नहीं है। अब जाहिर सा बात है इंडस्ट्रीज आप ऐसे जगहों में तो नहीं लगाएंगे जहाँ पे आपका रोड का सुविधा नहीं है, पहाड़ों में जाके लगा दिए, है ना। या फिर आप ऐसे जगहों में तो नहीं लगाएंगे कि मार्केट जो है, जो भी इंडस्ट्री है वहाँ से जो मार्केट है वो बहुत दूर है ना, और उस मार्केट तक पहुँचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, तो वैसे जगहों में भी नहीं लगाएंगे। इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगेगा जहाँ पे ज़मीन हो, ठीक है। आप समुद्र के बीच में थोड़ी ना लगाएंगे इंडस्ट्रीज़। सेम वैसी है, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, लेबर है कि भी नहीं, ठीक है। और इंडस्ट्री आप वैसे जगहों में लगाएंगे या तभी लगाएंगे जब आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। फिर पावर चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आपको भाई बिजली भी तो चाहिए, पावर भी तो चाहिए, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेसिंग जो हो रहा है वो सब हो सके। तो ये सारे जो फैक्टर है, ये सारे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, ये अफेक्ट ही करते हैं जो इंडस्ट्रीज है उसके लोकेशन को, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि दूर, ये सिंपल सा, इस डायग्राम को आप याद रख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब रोड नहीं है, रेलवे नहीं है ना। सेम भैया मार्केट बहुत दूर है, पैसा नहीं है, लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल बहुत दूर में है, पावर नहीं है, लैंड का वहाँ पे कमी है, तो वैसे जगहों में तो आप नहीं लगाओगे ना। लैंड का कमी का मतलब कि जैसे शहर के बीच में आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे सबका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पे ज़मीन ही नहीं है, जबकि आपको वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 2-3 एकड़ का ज़मीन चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप, है ना। तो वो सब चीज़ भी देखना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ जो है अफेक्ट करते हैं जो इंडस्ट्रीज है उसके लोकेशन को, ठीक है। वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ऐसा इसमें खास नहीं है। यहाँ पे जो डायग्राम है इसको देख लीजिएगा कि वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। नाम के साथ में यहाँ पे सारा है, ठीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन कौन से देश में, कौन कौन सा रीजन जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, वही सब दिया हुआ है, ठीक। अब जैसे इंडिया में जो सेवरल जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन सा है उसको जान लीजिए। जैसे है आपका मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, है ना, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अब ये जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं उसको जानते हैं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जो मेजर इंडस्ट्री है वो क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। इसमें से जो तीन जो मैंने अभी जो ये मैंने तीन बताया, उसमें से जो ये आयरन स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पुराना इंडस्ट्री है ना, पुराना इंडस्ट्री है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये अभी का इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो जो कंट्रीज है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो कौन कौन से देश हैं, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, जापान और रसिया, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। फिर मेजर हब फॉर आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, तो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया वहाँ है, और बेंगलोर रीजन है इंडिया का, वहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है। तो आप देख लिए तीन मेजर इंडस्ट्री और कहाँ कहाँ पे फैले वो देख लिया होगा आपने। अब जानते हैं ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, iron and steel industries too comprises various input, process, outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries, ठीक है। मतलब फीडर इंडस्ट्रीज को इसलिए कह रहे हैं, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है इसमें कई सारे चीज़ों को कई सारे इनपुट्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं, है ना, कई सारे प्रोसेस होते हैं, फिर जाके आउटपुट आता है ना। तो ये एक तरह का फीडर इंडस्ट्रीज है। फीडर इंडस्ट्री क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है, इस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसी को एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं किसी दूसरे इंडस्ट्रीज में। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है।
फीडर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं फीडर इंडस्ट्री। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज, अभी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, लाइम स्टोन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, साइट चाहिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, और इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं, है ना। जो रॉ मटेरियल है इस पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, रॉ मटेरियल जो होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है ना। जो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जो रॉ मटेरियल है जो आयरन ओर है उसे ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और स्मेल्टिंग वहाँ पे होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि आयरन ओर से आयरन को निकाला जाता है। ठीक है, उसे गर्म किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तक, मेल्टिंग पॉइंट के भी ऊपर उसको गर्म किया जाता है अच्छे से, फिर उसमें से जो आयरन ओर जो है उसमें से आयरन को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में जो है स्मेल्टिंग हो रहा है, इसमें क्या क्या डाल दिए, आपका जो आयरन ओर है, कोल है, लाइम स्टोन है, कोल जो है नीचे से आग दे रहा है, आयरन और लाइम स्टोन डाल दिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन ओर, लाइम स्टोन एंड कोक। ठीक है, ये तीनों को इसमें डाल दिए और ये गर्म हो रहा है ना, ये गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद में क्या हो रहा है, जो कचरा है, स्लैग है, वो इधर बाहर निकल गया, यहाँ से हॉट एयर जाया जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो मोल्टेन आयरन है वो बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से जो आयरन ओर है, लाइम स्टोन है, कोक है, वो गया अंदर, गर्म हुआ, हवा का जो है गर्म हवा अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और फिर यहाँ से जो स्लैग है बाहर आ गया, जो कचरा है, और ये मोल्टेन आयरन जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसका इस्तेमाल फिर कुछ भी चीज़ बनाने में कर रहे हैं। ठीक है, स्टील इज टफ एंड इट कैन इजली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर। Special alloy of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminum, nickel and copper. Alloy give steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust। मतलब जो बोला जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के दौरान जो है स्टील बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टील होता है ना, स्टील जो होता है वो आसानी से काट सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, उसको जिस शेप में चाहे उस शेप में डाल सकते हैं। ठीक है, और जो स्पेशल अलॉय है स्टील का, है ना, उसको बनाया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल को ऐड करके, जैसे कि एल्यूमिनियम ऐड कर दिए, साथ में निकल ऐड कर दिए, कॉपर ऐड कर दिए। ठीक है, तो अलॉयस जो होता है स्टील को क्या प्रदान करता है, उसको हार्डनेस बनाता है, टफनेस देता है और उसको जंग से भी बचाता है। ठीक है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो स्टील को क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, Almost everything we used is either made up of iron or steel or has been made with tool and machinery of this metal। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ जितने भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर आयरन और स्टील के ही बने हैं। अगर वो नहीं बने हैं आयरन और स्टील के, तो आयरन और स्टील के मशीनरी के द्वारा ही, है ना, वो सारे चीज़ जो है बने गए। मतलब आयरन और स्टील के जो टूल आते हैं उससे जो है प्रोडक्ट बने गए हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है, जैसे कि आयरन और स्टील के इस्तेमाल से क्या क्या बनाया जा रहा है, जैसे देख सकते हैं शिप है, ट्रेन्स है, ट्रक्स है ना, ऑटोस है, ये सब स्टील से ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक सेफ्टी पिन जो है, नीडल्स है, वो सब भी स्टील से बनता है। ऑयल वेल जो ड्रिलिंग के लिए काम आता है, मशीनरी जो है वो स्टील से बनता है। ठीक है, स्टील पाइपलाइन बनता है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मिनरल्स जो है माइन किया जाता है स्टील इक्विपमेंट के जरिए। फार्म मशीन्स जो बनते हैं वो भी स्टील के ही बनते हैं। जितने भी लार्ज जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उनका जो फ्रेमवर्क है वो भी स्टील से ही बनता है। ठीक है, बिफोर 1800 AD iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water are easily available। ठीक है, 1800 AD के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो था वो उस जगह में लोकेटेड रहता था जहाँ पे रॉ मटेरियल है, जहाँ पे पावर सप्लाई मिल रहा है, जहाँ पे पानी है। ठीक है, ये सब सारे चीज़ें जहाँ पे मिलते थे वहीं पे ही उस समय पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो लोकेशन है वो कोल्ड फील्ड के पास में लगाने लगे। ठीक है, जहाँ पे कैनाल्स है, जहाँ पे रेलवे है, वहाँ पे लगाने लगे। फिर 1950 के बाद में क्या हुआ कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेट कहाँ करने लगे, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड में। ठीक है, नियर सी पोर्ट, मतलब समुद्र के किनारे जो फ्लैट लैंड है ना, समतल जमीन है, वहाँ पे लगाने लगे। ठीक है, ये इसलिए करने लगे ताकि स्टील जो वर्क है
हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है, ताकि मतलब जो बाहर से जो आयरन ओर आ रहा है समुद्र के जरिए बाहरी देश से, वो क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे जो पोर्ट है वहाँ पे सीधा हम उसे उतारें और वहीं पे इंडस्ट्री है वहाँ पे आयरन और स्टील बनाए, ठीक है। तो इस तरह से समुद्र के किनारे जो फ्लैट जमीन है वहाँ पे बनाने लगे। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। तो इंडिया में आगे चल के जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ वो हुआ एडवांटेज लिया रॉ मटेरियल का, क्योंकि यहीं मिलता है आयरन और, ठीक है, सस्ते लेबर भी मिल गए, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का भी फैसिलिटी, क्योंकि हमको मार्केट चाहिए था भाई, हमको ही ज़रूरत था वो आयरन और स्टील का, इसलिए इंडिया में ये चीज़ जो है पनपा अच्छे से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ है, भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, इन सब रीजन में फैला हुआ है। कौन से स्टेट में, कौन से 4 स्टेट में ये फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, वहाँ पे भी फैला है, मतलब वहाँ पे भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन सभी जगहों में जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो लगा हुआ है। अब वो क्यों लगा है वही बता दिया, रॉ मटेरियल मिल रहा है, चीप लेबर मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है, मार्केट भी है, तो ये उन जगहों पे लगा हुआ है। जमशेदपुर बिफोर 1947, है ना, 1947 के पहले एक ही जो था वन एंड ओनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था कंट्री में, वो था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब एक ही आदमी था जिसको ये चला रहा था, ठीक है। अब आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया और कई सारे आयरन और स्टील प्लांट जो है बनाए, ठीक है। टिस्को जो है स्टार्ट हुआ था 1907 में एट साक्षी में, ठीक है, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब कौन सा, ये जो सुबर्णरेखा और खरकाई रिवर है झारखंड में, उसके पास में ये जो है साक्षी जो है, वहाँ पे 1907 में ये टिस्को जो प्लांट है वो लाया गया, ठीक है, डाला गया। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, ठीक है। तो जोग्राफिकली देखा जाए तो जमशेदपुर जो है बहुत अच्छा लोकेशन है इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं जमशेदपुर का, ये मैप में, ठीक है, आराम से इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे रेलवे लाइन है, इसको तो देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन, ठीक है। तो ये साक्षी जो रीजन है ये क्यों चुना गया, ठीक है, तो कई सारे रीजन के लिए, जैसे कि ये जो काली माती स्टेशन है बंगाल नागपुर रेलवे लाइन का, है ना, वहाँ से ये जो साक्षी है वो 32 किलोमीटर दूरी में है, तो आसानी से हम जो रॉ मटेरियल है वो लाना ले जाना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जो आयरन ओर है, कोल है, मैंगनीज डिपॉजिट है, वो आसानी से लाना ले जाना हो सके, ठीक। और एक तरह से कोलकाता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, तो कोलकाता में ये सारे जो आयरन स्टील है वो बेचे भी जा सकते हैं, तो एक तरह से लार्ज मार्केट था, ठीक है। टिस्को जो है कोल कहाँ से मिलता था, झारिया कोल्ड फील्ड से, है ना। और जो आयरन ओर है, लाइम स्टोन है, डोलमाइट, मैंगनीज, ये कहाँ से मिल जाता था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। खरकाई एंड सुबर्णरेखा नदी जो है वहाँ पे पानी का सप्लाई कर देता था। तो इस तरह से जो साक्षी जो जगह है वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रीजन था स्टील प्लांट और स्टील प्लांट के लिए, आयरन और स्टील प्लांट के लिए, ठीक है, था नहीं, है अभी भी, ठीक है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वेयर लोकेटेड वेयर सेटअप आफ्टर टिस्को, ठीक है। अब टिस्को के बाद में और भी कई सारे जो है इंडस्ट्रियल प्लांट है जो कि सेटअप हुए, जैसे कि, है ना, और वो किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे केमिकल प्रोड्यूस वाले इंडस्ट्रियल प्लांट, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल, वायर, तो ये सारे प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स भी जो है टिस्को के बाद में और लगे, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। Amongst all sector of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well as mini steel mills. It also includes secondary producer, rolling mills and ancillary industries. मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा ना,
तो उसके बाद ना वहाँ पे बहुत सारा रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। अब जाहिर सा बात है वो जो इंडस्ट्री लगा है उसको और भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए होंगे, केमिकल्स चाहिए होंगे, ठीक है। वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ बसे हुए हैं उनका भी ज़रूरत का चीज़ चाहिए होगा, है ना। वो खेती बाड़ी कर रहे होंगे, वहाँ पे खाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ के किसानों को खेती बाड़ी के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो उसके वजह से जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैपिड हुआ इस आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के वजह से। मतलब जहाँ जहाँ पे भी आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा उसके वजह से वहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके वजह से कई सारे छोटे छोटे मिनी जो स्टील मिल्स हैं, ठीक है, और जो मिनी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी सब क्या बोलते हैं लगने लगे, ठीक है, जो कि बेसिक जो प्रोडक्ट्स है, बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोवाइड कर रहे थे। पिट्सबर्ग के बारे में जानते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए का, ठीक है। इसका लोकेशन एडवांटेज है कैसे कि जैसे कि ये कोल अवेलेबल लोकली, मतलब वहाँ पे कोल मिलता है वहीं पे ही। आयरन ओर मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से, मिनीसोटा से, जो कि 1500 किलोमीटर है फ्रॉम पिट्सबर्ग, ठीक है। तो ये वहीं पे पिट्सबर्ग में नहीं है, ये मिनीसोटा से आयरन क्या बोलते हैं आयरन ओर लाया जाता है 1500 किलोमीटर दूर से, ठीक है। पिट्सबर्ग में तो आपका क्या चीज़ है, क्या है, कोल है, ठीक है, कोल। वहाँ पे कोल लोकली अवेलेबल है पिट्सबर्ग में, और ये मिनीसोटा से लाया जा रहा है आयरन माइन से आयरन ओर, ठीक है। और उसके बाद एक तरह से जहाज़ के थ्रू इसे दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पिट्सबर्ग का जो लोकेशन है वो भी फेमस है। बाकी ये वही चीज़ है, कौन कौन सा नदी है, जैसे ओहियो रिवर वहाँ पे है, या फिर कौन कौन सा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी बस जान लीजिए पिट्सबर्ग जो है यूएसए में फेमस है। इंडिया में कौन कौन सा लोकेशन है वो भी आपने देख लिया। अब जानते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीविंग क्लोथ्स फ्रॉम yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industries can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are raw material of textile industries. Fiber can be natural or man-made. Natural fiber are obtained from wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made fiber include nylon, polyester, acrylic, rayon. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वीविंग जो होता है क्लोथ्स का किससे, धागे से, वो एंशिएंट आर्ट है, ठीक है। तो जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है, ये कपड़े बनाने में काम आता है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स हैं ये नेचुरल होते हैं और मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल वाले कौन कौन से, वूल, सिल्क, कॉटन, लेन एंड जूट है। और जो मैन मेड फाइबर है वो कौन कौन से, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन, ठीक है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में, तो जो कॉटन जो क्लोथ है जो कि पहले हाथ से बनाया जाता था, ठीक है, अब वो क्या होने लगा कि 18th सेंचुरी के बाद में वो पावर लूम्स आ गए, ठीक है, और तेज़ी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और बढ़ने लगा, ठीक है। आज के समय में जो इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन, ठीक है। तो इंडिया जो है इसका जो इतिहास है बहुत अच्छा रहा है, अच्छे क्वालिटी का जो कॉटन टेक्सटाइल है प्रोवाइड कराने का। जब अंग्रेज बिफोर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, अंग्रेज के राज करने के पहले जो इंडिया था वो हाथ से ही ये जो क्या बोलते हैं क्लोथ से वो बनाता था, और बहुत बड़े मार्केट तक ये सब चीज़ जो है फैलता था। द मुस्लिन ऑफ ढाका, चिन्स ऑफ मुसलीपट्टनम, कैलिकॉस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वेयर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, ठीक है। तो हाथ से ये जो फेमस ये जो कॉटन है, ठीक है, जिससे कपड़े बनाए जाते थे, तो ये किन किन रीजन में इन सब कॉटन्स का कपड़ा बनाया जाता है वो जगह का नाम दिया हुआ है। और ये सारे चीज़ हाथ से बनाए जाते थे और पूरी दुनिया में इसका मतलब क्या बोलते हैं इन कपड़ों का मांग था, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल इन द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री। तो आज के समय में ये कहा जा रहा है कि जो अभी का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत सस्ते में अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स और जो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री है उसकी मदद से सस्ते कपड़े बना रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से हमारा जो ये भारत देश का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था,
मुंबई में 1854 में, ठीक। और ये क्यों वहाँ पे हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था कॉटन के लिए, ठीक है। इंपोर्टिंग मशीनरी वहाँ से आसानी से, जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, स्किल्ड लेबर है और मशीनरी है, वो सारे इंपोर्ट किए जा सकते थे दूसरे देशों से, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन हुआ उस रीजन में इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज था वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही था, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो ह्यूमिड क्लाइमेट था, जो कि कॉटन की फसल के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बट टुडे, आज के समय में, अब जो ये ह्यूमिडिटी है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, और रॉ कॉटन जो है जिसे अब कहीं पे भी बनाया जा सक रहा है ना। और ये एक तरह से क्या बोलते हैं, वेट लूज रॉ मटेरियल नहीं है ना, कि मतलब ये रॉ मटेरियल जो है जितना का कॉटन लगा उसको अगर आप प्रोडक्ट बनाए तो जो प्रोडक्ट है उसमें वेट लूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। जितना वेट का कॉटन है उतना ही वेट का प्रोडक्ट भी बनता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये फैलने लगा बाकी अदर पार्ट में, है ना, आसानी से फैलने लगा, ठीक। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे फैलने लगा, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत और अदर पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेंटर्स में भी, ठीक है। अहमदाबाद जो है गुजरात, जो कि साबरमती नदी के किनारे है, वहाँ पे पहला मिल लगा था 1859 में, ठीक है। और वो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का मुंबई के बाद में। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर, जैसे कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब वहाँ पे जो लोकेशन फैक्टर्स था वो चीज़ अच्छा था, कि मतलब वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जा रहा था, ठीक है। और जो लेबर्स थे वो भी मिल जा रहे थे, ठीक। तो ये सारे चीज़ मतलब वहाँ पे थे, जो कि एक तरह से अहमदाबाद को उस समय पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है। वहाँ पे जो पहला जो मिल लगा, क्या बोलते हैं, कॉटन मिल का, उस चीज़ का फेमस होने का या बढ़ने का जो कारण था यही सब फैक्टर था, ठीक। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ और ख़ास नहीं है। फिर जानते हैं ये ओसाका, जो कि मैनचेस्टर ऑफ जापान है, ठीक है। जिसे मतलब इसको याद रख लीजिएगा कि मैनचेस्टर ऑफ जापान बोले तो ओसाका है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेंटर है, ठीक है। तो इसका भी वही कारण है कि वहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेबर है, नदियाँ हैं, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए जहाज है, जगह है, ठीक है, यही सब चीज़। आईटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द शॉर्टेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब वो इंडस्ट्री जो कि शॉर्टेज नहीं, सॉरी, स्टोरेज, सॉरी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इंडस्ट्री है जो कि डील करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, उसे प्रोसेस करने का और उसे पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का, ठीक है। उस इंडस्ट्री को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। This is due to a series of technological, political and socio-economic event. The main factor guiding the location of this industry are resource availability, cost and infrastructure. ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है, मतलब ये जो आईटी जो सेक्टर है ये कहाँ पे लगता है, इसके लिए सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा है। तो भाई वहाँ पे जो रिसोर्स चाहिए उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उन्हीं जगहों पे ये आईटी सेक्टर पनपते हैं। जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे, सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है और बेंगलुरु इंडिया में, ठीक है। तो ये है क्या बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री का हब है यहाँ पे इन जगहों में। बेंगलुरु जो है डेक्कन प्लेटू में है, ठीक है, और इसे हम सिलिकॉन प्लेटू भी कहते हैं। ये जो है बेंगलुरु जो है, इसका नाम जो है सिलिकॉन प्लेटू है, वो डेक्कन प्लेटू से ही लिया गया है, ठीक है। द सिटी इज नोन फॉर इट्स मिल्ड क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो कि सांता कार्ला वैली लोकेटेड कहाँ है, रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो एरिया ये भी टेम्परेट क्लाइमेट में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये रेयरली, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बिलो 0 डिग्री के नीचे जो है रेयरली जाता है, एकदम 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर नहीं जाता। तो एक तरह से इस वजह से भी वहाँ का जो मौसम है, तो मौसम के हिसाब से वो जो लोकेशन है वो सही है। लोकेशनल एडवांटेज क्या है सिलिकॉन प्लेटू, बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली का, कैलिफोर्निया का, तो वो है, अच्छा इसको आगे पेज में पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज, अब इसके अलावा और भी कई सारे शहर हैं जो पनप रहे हैं आईटी सेक्टर के तौर पे। वो है मुंबई हो गया, है ना, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है। और अदर सिटीज़ क्या हैं, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आईटी के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आईटी सेक्टर क्या है और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।